सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह गणित विषय की कक्षा 6 से 8 की उड़ान अध्यापक मार्गदर्शिता है। मतलब इस बुकलेट में अध्यापकों का मार्गदर्शन किया गया है कि किस प्रकार वो कार्य पुस्तिका के माध्यम से बच्चों को सिखलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस लेक्चर में मैं 8th क्लास के अध्यापकों के लिए जो मार्गदर्शिता है उसको डिस्कस करने जा रही हूं। और सभी साथियों से, अध्यापकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपनी कक्षा के अधिकतम विद्यार्थियों के साथ मेरी उड़ान कार्यपुस्तिका के जो लेक्चर्स हैं उन्हें शेयर करें। यह देखिए आप, ये है कक्षा 8। ठीक है, ये है कक्षा 8 और हमें पाठ क्रमांक, पाठ का नाम और अपेक्षित दक्षताएं का मतलब क्या है कि वो दक्षताएं जो कि इस कार्यपुस्तिका के माध्यम से आप बच्चों को सिखाएंगे, यानी जो इस कार्यपुस्तिका को हल करने के बाद बच्चों को आ जानी चाहिए, वो क्या क्या हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है परिमेय संख्या और इसमें हमारी पहली दक्षता है MAT यानी मैथ 801, जिसका नाम है क्या सिखाना है हमें बच्चों को कि प्रत्येक विद्यार्थी परिमेय संख्या के गुण धर्म की व्याख्या कर सकते हैं। गुण धर्म का मतलब परिमेय संख्याएं किस प्रकार की होती हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, किस तरह हम उनकी पहचान कर सकते हैं। और वही विद्यार्थी दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सारा आपको फर्स्ट चैप्टर के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को सिखाना है। आपके विद्यार्थियों को ये दक्षता ज़रूर आ जानी चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं भाई चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें ये देखिए यहाँ पर 2 बार रिपीटेड दक्षता लिख दी है, तो मैं आपको एक ही बार बताऊँगी। 802 क्या दक्षता है वो देखो भाई, ये है विद्यार्थी रैखिक समीकरण का निर्माण कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कह दिया कि भाई किसी बच्चे के पास X पेन है, उसको 5 पेन और मिल गए तो उसके 25 पेन हो गए। तो बच्चा कैसे लिखेगा, बच्चा लिखेगा X जमा 25। तो कम से कम इतना तो बच्चे को आना चाहिए, ये यहाँ अपेक्षा आपसे की जा रही है। और दूसरी अपेक्षा क्या है कि दोनों पक्ष बराबर करके बच्चे उस समीकरण को हल कर सकते हैं। तो ये दक्षताएं आप टारगेट करके चलेंगे कि हमारे बच्चों को ये वर्कबुक करने के बाद ये दक्षताएं, ये चीज़ें मैथ्स में सीखनी आ जाएं, सॉल्व करने इस टाइप के सवाल आ जाएं। अब एक टॉपिक इसमें और आ जाता है पूर्व अपेक्षित दक्षताएँ। पूर्व अपेक्षित मीन्स प्रीवियसली एक्सपेक्टेड, जो कि बच्चा भी 7वीं कक्षा तक सीख के आ रहा है, वो क्या क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये 5 दक्षताएं दी गई हैं। 614 में क्या कहा गया है, विद्यार्थी किसी परिस्थिति को बीजगणितीय व्यंजकों के माध्यम से दर्शा सकता है। जैसे बच्चे को कह दे बेटा आपके पास X रुपीज़ है, मम्मी ने 10 और दे दिए तो कितने हो गए, तो बच्चा कहेगा X जमा 10। या आपके पास बेटा X रुपीज़ है, मम्मी ने 15 रुपये ले लिए तो बच्चा कहेगा कितने बच गए, X घटा 15। यानी ये बातें आपने टेस्ट करनी है कि बच्चे को आ गई या नहीं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और इसका विपरीत कर सकते हैं। भाई समीकरण बना बनाया दे दिया, समीकरण नहीं कहूँगी मैं, इसको कहूँगी ये अपना व्यंजक दे दिया और बच्चा बता सके कि इस व्यंजक का अर्थ क्या है। भाई इसका अर्थ क्या है, X में 10 15 घटा रहे हैं, X में 10 को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया कि विद्यार्थी किसी परिस्थिति को बीजगणितीय व्यंजकों के माध्यम से दर्शा सकता है, उसका विपरीत कर सकता है, साधारण परिस्थितियों को सरल समीकरण से दर्शा सकता है। यानी इतना बच्चा 7वीं कक्षा तक पढ़ के आ चुका है। आगे बढ़ें। सेकंड है मैथ 705। विद्यार्थी साधारण समीकरण का निर्माण व हल कर सकता है, जो कि मैं भी बता चुकी हूँ पीछे भी, और इनका प्रयोग कर दैनिक जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। तो पहले आपने इन सब की जांच करने की बच्चा ये सब कर सकता है या नहीं। आगे चलते हैं मैथ 711। विद्यार्थी परिमेय संख्याओं के गुणों की व्याख्या कर सकते हैं, यानी परिमेय संख्या किस प्रकार की होती हैं। वे परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं, दशमलव में बदलो तो शांत या अशांत होती हैं, Q की जगह 0 नहीं आना चाहिए, एट्सेट्रा। और ये सारे गुण धर्म उन्हें पता होना चाहिए। उसके बाद बच्चा संख्या रेखा पे परिमेय संख्या दिखा सकता है और उन पर विभिन्न गणितीय संक्रियाएं यानी जमा घटा गुणा भाग उनकी संख्या रेखा पर ही कर सकता है। आगे बढ़े। अगली दक्षता है 714। ये आनी चाहिए बच्चे को, ये भाई आपने इनकी टेस्टिंग करनी है पहले।
फिर जो अपेक्षित दक्षताएं हैं वो सिखानी है। विद्यार्थी समरूप पदों, गुणनखंडों और बहुपदों की पहचान कर सकते हैं और उनको जमा घटा कर सकते हैं। ठीक है, समरूप पद यानी एक जैसे, मान लो 5x और 4x है तो एक जैसे हैं, तो बच्चे को इनकी पहचान होनी चाहिए। गुणनखंड करने आने चाहिए। बहुपद की पहचान जैसे 3x जमा 4 भाई बहुपद है, ये आना चाहिए। और लास्ट दक्षता जो बच्चे से एक्सपेक्ट की जा रही है, जो कि वो 7वीं तक पढ़ के आया है, वो क्या है? विद्यार्थी पूर्णांकों का अन्य संख्याओं से संबंध की व्याख्या कर सकते हैं, उनको संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं और उन पर गणितीय संक्रियाएं भी कर सकते हैं। यानी कि जब बच्चा पूर्णांक को पढ़ता है तो उसको अन्य संख्याओं से जोड़ सके, भाई पूर्णांक पूर्ण है या नहीं, प्राकृत है या नहीं, इस तरह से वो उसका व्याख्या कर सके और उनको संख्या रेखा पर दर्शा सके। तो साथियों, ये हमारी थी सभी अपेक्षित दक्षताएं और पूर्व अपेक्षित दक्षताएं, जो आपने इनको तो पहले आपने जांच करना है और फिर उससे पहले वाली जो दक्षताएं हैं वो आपने उनको कार्यपुस्तिका के माध्यम से सिखानी है। अब हम चैप्टर वाइज थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह हमें बच्चों को कार्यपुस्तिका हल करवानी है। देखो साथियों, ये है हमारा अध्याय 1 परिमेय संख्याएं। अब आपको कक्ष वार्तालाप यानी क्लास में बातचीत करते हुए बच्चों को नंबर सिस्टम तक लेके जाना है। तो इसके लिए क्या कहा गया है? किसी पाठ को पढ़ाने के उद्देश्य की प्राप्ति इस बात पर निर्भर करती है कि उस विषय के लिए आवश्यक आधारभूत पूर्व ज्ञान कितना सुदृढ़ है। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया था कि पूर्व ज्ञान यानी कि अपेक्षित दक्षताएं कितनी हैं उस बच्चे की। इस पाठ को पढ़ाने से पहले अध्यापक इस बात से संबंधित पूर्व ज्ञान की जाँच कर ले। समझ गए आप बात को? जो पहले अभी हमने 5 पूर्व अपेक्षित दक्षताएं देखी हैं, उनके एक एक उदाहरण भाई आप अपनी कक्षा के एक बच्चे को बाहर, हर एक से सारी दक्षताएं नहीं पूछनी है, वो पूरी क्लास में डिस्कस हो जाएगा। तो आपने एक बच्चे से कोई दक्षता से संबंधित पूछ लिया, एक बच्चे से किसी और दक्षता से संबंधित पूछ लिया, तो इस तरह से पहले आपने उसकी जाँच करनी है। पहले आपने एक लेक्चर ऐसा देना है जिसमें आप बच्चे की जो प्रीवियस क्लास है उसकी आप देख सको कि बच्चे को कितनी नॉलेज है। आगे चलें। अब ये कहता है कि पूर्व ज्ञान की जांच करते समय बच्चे अलग अलग उत्तर देंगे। बच्चों से प्राप्त उत्तरों को सुनकर अध्यापक द्वारा बच्चों की गलतियों के कारण का पता करने से उनके निवारण में आसानी होगी। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि क्या आपके बालों को गिन सकते हैं, तो कुछ बच्चे कहेंगे हाँ गिन सकते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं। तो ये डिफरेंस उनके आंसर्स के बीच में आपको मिलेगा, तो आपको उनको डिस्कस करके कॉमन आंसर सभी बच्चों तक देना है। अब ये देखिए, बताया जा रहा है आपको कि पूर्व ज्ञान की जांच आपने कैसे करनी है। तो आप क्या क्वेश्चन पुटअप करोगे बच्चों से? प्रकृति में पाए जाने वाली किन्हीं 5 वस्तुओं के नाम लिखो। अब बच्चे जो भी नाम दें आप उन्हें यहाँ रजिस्टर कर सकते हो। अभी बच्चों ने कह दिया पेड़ है, बच्चों ने कह दिया पेड़ है, बच्चों ने कह दिया पहाड़ है, बच्चों ने कह दिया नदी है। और भी बच्चे क्या कह सकते हैं? 8वीं कक्षा के बच्चे। आप देखें कि प्रकृति द्वारा हमें क्या क्या दिया गया है। तो पेड़ हो गया, पहाड़ हो गया, नदियाँ हो गई, फल हो गए, फूल हो गए, इस तरह अलग। ये तो मेरा सजेशन है, मैंने दिए हैं उत्तर। बच्चे और भी बहुत सारे उत्तर देंगे, उन सबको आप नोट करोगे और उनमें से कोई 5 कॉमन आंसर आपने अपनी क्लास के बच्चों को नोट करवा देने हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछोगे आपके प्रांगण में कितने पौधे हैं, तो आप समय दो बच्चों को, या तो पहले ही दिन आप बच्चों को बता दो कि भाई आपने ना ये गिनना है। तो बच्चे आने स्कूल आएंगे, प्रेयर से पहले ही गिन लेंगे। कुछ बच्चे फ्री पीरियड में काउंट कर लेंगे, कुछ बच्चे आपके भाई लंच में काउंट कर लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा प्लीज़ आप उन्हें समय दें, तो आप देखेंगे कि बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेकर इस बात को, इस काम को करेंगे। ठीक है, अब तीसरा जो क्वेश्चन था, आपको कार्यपुस्तिका का हल आपने देख लिया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। मैंने पूरा हल डाल रखा है। रवि ने अपने आंगन में पौधा लगाया। उससे पहले कोई पौधा नहीं लगा, लेकिन छोटे भाई ने पौधे को उखाड़ दिया तो कितने पौधे हैं? कितना आसान है। आप रवि को भूल जाओ। आपने क्या करना है, अपनी क्लास के किसी एक बच्चे को खड़ा कर लेना, रैंडमली ABC कोई भी हो सकता है। उससे पूछना कि भाई आपके घर में, किसी ऐसे बच्चे को पूछना कि कोई ऐसा बच्चा जिसके घर में कोई भी पेड़ ना हो,
उठ जाएगा, कोई ना कोई बच्चा ज़रूर उठेगा, नहीं उठे तो आप स्पोज कर लेना। फिर आप उसको कहना कि बेटा एक पौधा लगाओ, लगा दिया। अब उसको कहो कि कल्पना करो कि तुम्हारे भाई ने वो पौधा उखाड़ दिया, यानी वो ख़त्म, तो पौधे कितने बचे? 0। तो इस तरह से इंटरेस्टिंग वे में, सीधा बुक पे नहीं पहुंच जाना है आपने, इंटरेस्टिंग वे में इन एग्जाम्पल्स को घर से पढ़ के जाओ, थोड़ा हिंट अपनी नोटबुक में लिख के चले जाओ, और फिर आप जाकर पहले इन बच्चों से बुक बंद करवा कर डायरेक्ट इन्हीं चीज़ों को पूछो। अब अंजलि वाला क्वेश्चन आ जाता है। अंजलि ने बैंक में 1000 रुपये जमा किए, उसके बाद 200 रुपये निकलवा लिए, तो कितने रुपये बचे हैं? कितने रुपये अंजलि के पास बचे हैं? तो अब आपने ये प्रैक्टिकल करवा के देखना है, बोर्ड पे किसी एक बच्चे को बुलाना है और उससे माइनस करवाना है। फिर अंजलि ने 500 रुपये कपड़े खरीदने के लिए लिए और निकाले। अब अंजलि के पास कितने बचे? तो फिर बुलाना है। वो पिछले रिजल्ट को आपने बोर्ड से डिलीट नहीं कर देना है। 1000 रुपये थे, 200 रुपये हमारे कम हो गए, तो हमारे पास कितने रुपए बचते हैं? 800। अब ये 800 डिलीट मत करना। अब आप बुलाना दूसरे बच्चे को, उसको कहना भी अंजलि के खाते में कितने हैं, वो खुद बताएगा जी 800 हैं। 500 रुपये अंजलि ने कपड़ों के ले लिए। अब अंजलि के पास बताओ कितने? 300। इसको होल्ड पे कर लो। अब आप तीसरे बच्चे को पकड़ो। 300 रुपये जूते खरीदने के लिए 700 रुपये चाहिए, और उस बच्चे के माइंड की एक्सरसाइज करवाओ कि 700 रुपये के लिए कितने रुपये और उसको चाहिए, तो वो बच्ची या बच्चा आपको बताएगा कि 400 रुपये चाहिए। ठीक है, अब 400 और चाहिए, तो 300 तो निकाल ली, कितने रुपयों की और ज़रूरत है? तो 400। फिर वो आप उससे पूछोगी वो 400 रुपये कहाँ से लाएगा। तो इस तरह से एक बातचीत का माहौल आपने अपनी कक्षा में बनाना है, और उसके बाद आपने इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिकल वे में क्लास में कराना है कि अंजलि पैसे कहाँ से लाएगी। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, ये सब मैं कार्यपुस्तिका में भी समझा चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं भाई। अब अंजलि के तो है नहीं वो रुपए, तो अब आप समझाओगे बच्चों को कि वो रुपए अंजलि के नहीं हैं, उधार लिए हैं, उसको वापस करने हैं। तो इस तरह की संख्या कैसी संख्या हो जाती है आपकी? वो हो जाती है हमारी नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक नंबर। और जो नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं, तो वो हमारे कौन से नंबर होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ये उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब ये अंजलि ने बताया कि भाई 400 रुपये दुकान से उधार ले ली, तो अंजलि के तो है नहीं, उसे देने पड़ेंगे, तो ये ऋणात्मक संख्या हो गई। यही चीज़ इसने दोबारा लिख दी है भाई, ये जो पूरा हिस्सा है ये दोबारा लिख दिया है, तो इसको दोबारा करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये नंबर सिस्टम हमने जमा घटा तक पहुँच गए। देखो कैसे खेल खेल में आपके बच्चे जमा घटा सीख जाएंगे। थोड़ा प्रयास करना आप, कुछ बच्चे थोड़ा देर में सीखते हैं, तो उनके लिए आप पीयर ग्रुपिंग करके बच्चों की ड्यूटीज़ भी लगा सकते हो कि आप इन्हें इस चीज़ को समझाओ। अब देखो, जमा के माध्यम, जमीन के माध्यम से बच्चों को ज़मीन पर संख्या रेखा बनाकर जोड़ना और घटाना सिखाएं। तो आप अपनी क्लासरूम में ही एक बड़ी सी संख्या रेखा बनवा लेना, चौक से बनवा लो, नहीं है तो आप जो चूना आता है उस चूने से बनवा लो एक परमानेंट संख्या रेखा पीछे की तरफ में। ठीक है ना, और वहाँ बच्चों को कैसे सिखाओगे अब आप जमा घटा? ये एक विचारणीय प्रश्न है। तो आपने क्या करना है, संख्या रेखा बनानी अच्छी बड़ी सारी, आप ग्राउंड में बनवा लो, परमानेंट बनवा लो चौक से, उससे चूने से। अब आप उस पर ना इक्वल डिस्टेंस पे ये लिखवा दो, 0 1 2, मतलब अच्छा करना, कोशिश करना कि -7 8 तक ये चला जाए। किसी बच्चे को अब आपने यहाँ खड़ा करना है और उसको बोलना है बेटा 3 स्टेप आगे चलो, चल के दिखाना। आप देखना, आप सर हैं, मैडम हैं, जो भी मेरे साथी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस तरह करवा के देखो। नहीं कर सकते आप क्लासरूम में जहाँ आपकी चेयर है उधर ही आप बनवाओ, आप खुद उनको चल के दिखाओ उस संख्या रेखा पर, तो बच्चे को बड़ा मज़ा आएगा कि इधर हम बढ़े तो +3 है, इधर हम चले तो ये हमारा -2 है। ठीक है ना। फिर आप उनको 2 बार आगे 3 बार पीछे जाके दिखाओ, 3 बार आगे 2 बार पीछे जाके दिखाओ, तो उन्हें बड़ा मज़ा आएगा, और इस तरह से वो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं की जानकारी भी प्राप्त कर लेंगे। और ये है साथियों सेकंड गतिविधि, बच्चों को पूर्णांक से परिमेय संख्या की जानकारी देते हुए निम्न बातें समझाएं। यहाँ थोड़ा हमारे साथियों को मेहनत करनी पड़ती है, हमें भी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को समझाने के लिए। तो एक बार में आपने हार नहीं माननी है, 2 बार 3 बार 4 बार में आपने इसको करना है। अंश और हर मैंने जब कार्य पुस्तिका कराई है तो मैंने कोशिश की है कि बड़े अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। तो आप ऐसा करना, एक चॉकलेट ले आना क्लास में किटकैट की, और आपको वहाँ 10 पीसेज उस चॉकलेट के मिलेंगे, और आप उसमें से बच्चों को देना। 10 में से 2 पीस दे दिए तो बच्चा बताएगा 2/10, है ना। 5 पीस कर दिए तो 5 में से आपने 3 पीस दे दिए तो बच्चा बताएगा 3/5।
जितना आप प्रैक्टिकली बच्चों को इन्वॉल्व करोगे उतना उन्हें समझ आएगा, बजाय 3-4 क्लास लेकर उन्हें इन चीज़ों को रटवा कर घुटवा कर कॉपी पूरी करवाएं। उससे बेहतर है कि हम 4 क्लास में अगर एक टॉपिक भी कॉन्सेप्ट उन्हें क्लियर कर सकते हों तो वो कॉन्सेप्ट टीचर्स उन्हें लाइफ टाइम काम आएगा। आई मीन इट, आप ध्यान देना इस बात पर। तो आगे चलते हैं। तो हमें ये बातें बतानी है कि वो संख्या जो p बटा क्यू के रूप में लिखी जा सके, p अंश ये हर, p और क्यू बराबर नहीं होने चाहिए। वैसे तो देखो ये गलत बात है, मैं तो मानती नहीं हूँ, क्योंकि p और क्यू बराबर हो गए तो वो कट के 1 आ जाएगा, और 1 भी 1/1 तो परिमेय संख्या तो होती है। तो मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आया कि कार्य पुस्तिका में क्यों लिखा है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए ज़रा, क्या 5 को p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है? तो आप लिख दीजिए 5/1, ठीक है ना। अब इसमें p कितना है, क्यू कितना है, तो बच्चा बताएगा p 5 है, क्यू 1 है। अब आप बोर्ड पे फटाफट बारी बारी से अपने सभी बच्चों को बुलाएं, उन्हें ये संख्या लिखें और उन्हें बताएं कि भाई p और क्यू छांट लो। ऐसे ही -10 को आपने लिखना है, तो ये हो जाएगा -10/1। तो ये हमारा -10/1 हो जाएगा। तो हमारे पहले अध्याय के बारे में यही कुछ आपको मतलब मार्गदर्शन दिया गया है। तो अब हम दूसरे पाठ की तरफ बढ़ते हैं। पहले पाठ में फिर भी अगर आपको कोई शंका है, कुछ आप डिस्कस करना चाहते हैं, देखो आप सभी बहुत गणमान्य साथी हैं, बहुत ही समय से आप लोग पढ़ा रहे हैं, तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ हम डिस्कस कर सकते हो तो आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। 6 to 8 मैथ्स टीचर्स के लिए ग्रुप है, उसमें आप सब अपने कीमती विचार शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जिसको शेयर करने से हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा और हम सब अपनी कहीं ना कहीं एक तरह से तरक्की कर पाएंगे। आगे देखते हैं फटाफट से। अब हम पाठ 2, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसका उपविषय क्या है? समान पदों की पहचान और उन पर संक्रियाएं। तो यहाँ क्या कहा गया है कि ये हमारा 614 नंबर का क्या है कि बच्चे की पूर्व अपेक्षित दक्षता है ये, कि बच्चा किसी भी परिस्थिति को बीजीय व्यंजक में दर्शा सकता है, इसका विपरीत कर सकता है और सरल समीकरण से दर्शा सकता है। तो पूर्व ज्ञान के लिए आप बच्चे से क्या पूछोगे? एक चर वाले समीकरण को शुरू करने से पहले बच्चों में समान पद को पहचान की समझ होना जरूरी है। तो निम्न प्रश्नों की सहायता ली जा सकती है। अब देखो, ज़रूरी नहीं है आप इसी बुकलेट के अकॉर्डिंग चलो, सिर्फ कहा गया है कि बच्चे को कहो 3x और 7 को जोड़े। इसकी बजाय आप बच्चों को कहना कि 3 सेब और 7 रुपये जोड़े। बच्चा क्या करेगा? 3 सेब जमा 7 रुपये लिख के छोड़ देगा। सेब का हो गया एप्पल, तो वो लिखेगा 3a जमा 7, इससे आगे नहीं लिखेगा। तो बच्चे को पता लगेगा कि ये चर है, ये अचर है, जुड़ नहीं सकते। अब बच्चे को 5a 4b जोड़ने को कहो तो 5 एप्पल 4 बनाना, नहीं जुड़ेंगे। 3 एप्पल 7 एप्पल 10 एप्पल हो गए, है ना, समझ रहे हो। 4 मैंगो, 6 में n फॉर, तो कोई फ्रूट मुझे ध्यान नहीं आ रहा, n फॉर निब, n फॉर नेस्ट, कुछ भी ले लीजिएगा, 2n, तो n वाले में n वाला जुड़ जाएगा, m वाला एज इट इज रह जाएगा। ऐसे ही 3a + 4b 7a + b। तो ये कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आप इन्हें 100% चेंज करें, मैं ये कहूँगी। और आप अपनी तरफ से बच्चे को पहले एप्पल, मैंगो, बनाना, पेन, कॉपी, चॉकलेट, टॉफ़ी, इनको जोड़ना सिखाओ। 4 टॉफ़ी में 5 चॉकलेट जोड़ो तो 4 टॉफ़ी जमा 5 चॉकलेट बनेगा। बच्चा उसको 9 चॉकलेट या 9 टॉफ़ी नहीं कह सकता। तो ऐसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आप लेके आएँ तो बच्चे को समान पदों की पहचान होगी, और वो गलती भी करेंगे जमा घटा करने में, लेकिन फिर हम उन्हें सुधारेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका टारगेट क्या है कि हम बच्चों को समान पदों की पहचान करवाना चाह रहे हैं, असमान पदों की करवाना चाह रहे हैं, समान पदों की जमा घटा करवाना चाह रहे हैं, एक से अधिक चर वाले बीजीय व्यंजकों की जमा घटा को वो आसानी से कर पाएँ, त्रुटि रहित, यानी कि बिना किसी गलती के वो कर पाएँ, और दैनिक जीवन में आने वाली वस्तुओं को बीजीय व्यंजक में प्रयोग कर सके और उन पर संक्रिया कर सके, ठीक है। और ये एक और गतिविधि है, लास्ट है, जो आपने अपनी कक्षा में करवानी है। इसका टारगेट क्या होगा, पूर्व अपेक्षित ज्ञान क्या होगा। तो बेटा तो सॉरी टीचर्स, बच्चों के लेक्चर बनाती हूँ तो थोड़ा आदत पड़ी हुई है, सॉरी। तो ये देखिए हमारी ये है 705 नंबर की जो है दक्षता, 705 नंबर की हमारी जो दक्षता है, विद्यार्थी साधारण समीकरण का निर्माण और हल कर सकते हैं और दैनिक जीवन की समस्या को हल कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो इसका क्या टारगेट है हमारा कि समान पदों की पहचान हो जाए, दैनिक जीवन में आने वाली वस्तुओं को बीजीय व्यंजक में बदलें,
उन सरल बीजीय व्यंजकों को हल कर सकें और दैनिक जीवन में आने वाली चुनौतियों को हल कर सकें। देखो मैं तो ये प्रेफर करती हूँ, मैं कभी भी पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों को बुक उठाती ही नहीं हूँ, पहले मैं 2-4 क्वेश्चन उनकी लाइफ से ही उठा लेती हूँ। बच्चा बाज़ार गया, ये सामान लाया, इतने रुपए बचे, इस तरह के एग्जाम्पल आप अगर उठाओगे तो आपके बच्चों को वो जल्दी आसानी से समझ आएगा, वो रुचि भी लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इनके लिए निर्देश क्या है कि सभी बच्चों को उचित अवसर दिया जाए, यानी कोई बच्चा ऐसा नहीं हो आप सोचो कि ये नालायक है इसको छोड़ दें, कम से कम एक जवाब तो वो बच्चा भी ज़रूर देगा। बच्चों में उत्सुकता और प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए समूह बना सकते हैं, जिनको हम पीयर ग्रुपिंग का नाम भी दे देते हैं। तो आप ग्रुप्स बनाएं। वो ग्रुप्स, कई बार ऐसा होता है कि टीचर चाहे कितना भी अच्छा हो, उसका पढ़ाया हुआ हर बच्चे को समझ नहीं आता, तो पीयर ग्रुपिंग में वो अपने मित्रों से, साथियों से पढ़ेगा तो उसे समझ आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, बच्चे जब शुरू में वस्तुओं को जोड़े तो उनके लिए पूरा शब्द प्रयोग करें। जैसे मैंने बताया ना, 5 एप्पल 3 बनाना, फिर उसको ए और बी से बदल दो, वही बातें हैं जो वर्कबुक में हैं। बाद में उनकी जगह चिन्ह या अक्षर का प्रयोग करके आप संक्रियाएं में जमा घटा कर सकते हो। यदि किसी छात्र की संक्रियाएं परिणाम में कोई शंका है तो वह प्रयोग किए गए चिन्हों की जगह वस्तुओं का पूरा नाम लिख के हल करे। जैसे मान लो आपने किसी बच्चे को कह दिया भाई 5A जमा 3B में 2A जोड़ो, अब बच्चा हो गया कंफ्यूज। आपने उसको बोलना है बेटा 5 एप्पल थे, 3 बनाना थे, हिंदी में बता देना, और उसमें 2 एप्पल जोड़ दिए तो कैसे बताओगे किसी को? तो बच्चा आसानी से बता देगा कि मैम मेरे पास 7 एप्पल हैं और 3 बनाना है। फिर उसको बताओ कि 5A और 2A जुड़कर 7 एप्पल और 3 बनाना। तो जब तक बच्चा एब्रीवेशन पर ABCD पर XYZ पर नहीं पहुंचता तो आप उसको बड़े नाम से, उस चीज़ के नाम से भी सिखा सकते हो। तो ये सारी बातें यहाँ बताई गई हैं। इस पाठ में दी गई गतिविधि कार्यपत्रक के अतिरिक्त अध्यापक बच्चों की आवश्यकता अनुसार कार्यपत्रक और गतिविधि की रचना कर सकता है। तो यहाँ आपको पूरी फ्रीडम दे दी गई है कि आप अपने तरीके से भी इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चनेयर वर्कबुक बनाकर बच्चों से ये चीज़ें सिखा सकते हो। तो साथियों, उम्मीद है कि इस मार्गदर्शिता को मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया है तो आपको इससे बड़ी मदद मिलेगी। अगर मेरा पढ़ाया गया लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को कृपया ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।